बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपन ने अभी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का कल अध्ययन किया था और शुरुआत की थी लॉर्ड सभा से। जो ब्रिटिश संसद है उसमें लॉर्ड सभा यानी संसद के जो दोनों सदन है, लॉर्ड सभा की क्या भूमिका है, लॉर्ड सभा के संगठन के बारे में, लॉर्ड सभा के कुल मिलाकर संरचना के बारे में अपन ने इसकी चर्चा की शुरुआत की थी और कुछ पॉइंट्स भी देखे थे। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं उसमें, कितने कितने और सभी लाइफ मेंबरशिप है, जीवन पर्यंत रहते हैं, कई चीजें देखी थी। अब अपन लॉर्ड सभा की कार्य और शक्तियों के बारे में आज अपन देखते हैं। यद्यपि देखिए, लॉर्ड सभा किसी भी अन्य देश में जो उच्च सदन होता है यानी अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है, उसी की भांति लॉर्ड सभा की शक्तियां भी अब जो पॉपुलर हाउस है, लोक सदन है ब्रिटेन में, कॉमन सभा, उसकी अपेक्षा में कम है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 18वीं शताब्दी तक तो लॉर्ड सभा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और फिर उसके बाद भी लॉर्ड सभा की शक्तियां इतनी कमजोर नहीं रही कॉमन सभा की तुलना में। लेकिन 1911 के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन बहुत तेजी से हुआ और 1949 में तो ये लॉर्ड सभा का पतन, लॉर्ड सभा की शक्तियां लगभग क्षीण हो गई कॉमन सभा की तुलना में। तो 1911 की 18वीं शताब्दी के बाद से जो पतन शुरू हुआ 1949 में जाकर पूरा हो गया, यानी लॉर्ड सभा एक तरह से कॉमन सभा की तुलना में निरर्थक नहीं है। ये नहीं कोई कह सकता कि लॉर्ड सभा निरर्थक है, लेकिन कॉमन सभा की तुलना में यानी जो लोकप्रिय सदन है संसद का, उसकी तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियां क्षीण हुई है। निश्चित रूप से लॉर्ड सभा एक तरह से शक्तिहीन हुई है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी भूमिका है। तो आज अपन देखते हैं कि विधायी शक्तियां क्या क्या है इसके। लॉर्ड सभा जो है उसकी विधायी शक्तियां कॉमन सभा की तुलना में कम है और बहुत ही कम है। यद्यपि वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन यानी लॉर्ड सभा में भी ओरिजिनेट कर सकता है, लॉर्ड सभा में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और किया भी जाता रहा है। लेकिन लॉर्ड सभा इसको लंबे समय तक अटका नहीं सकती है, लंबे समय तक इसको रोके नहीं रख सकती है। सामान्यतः ये है कि लॉर्ड सभा डिले करती है, लेकिन करती रही है, लेकिन वो इसको लंबे समय तक इसका जो है वो अटका नहीं सकती है। और 1949 के बाद तो कभी भी जो है वो उसको लंबे समय तक नहीं रोका गया है। यद्यपि लॉर्ड सभा विधेयकों को 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने विचारों के लिए रोकने का कार्य करती रही थी पहले पास्ट में, लेकिन ये जो देर लगाने की शक्ति है वो 1949 के बाद से तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, वित्तीय शक्ति। वित्तीय मामलों में लॉर्ड सभा बहुत दुर्बल है, भारत की राज्यसभा की भांति ही। जो वित्त विधेयक है वो वहाँ ऑरिजिनेट नहीं हो सकता, वहां पर इसको प्रस्तुत नहीं किया सकता और वित्त विधेयक को 1 महीने से अधिक का लॉर्ड सभा अपने यहाँ विचार के लिए नहीं रोक कर रख सकती है। लॉर्ड सभा वित्तीय विधेयक के ऊपर अपने सुझाव अवश्य दे सकती है, लेकिन इस सुझाव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये कॉमन सभा के विवेक के ऊपर है, वो उसे अस्वीकार भी कर सकती है। फिर कार्यकारी शक्तियां, लॉर्ड सभा की कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। देखिए, लॉर्ड सभा वरिष्ठ जनों का सदस्य है, लेकिन जो मंत्रिमंडल का निर्माण है, कार्यपालिका का गठन है, वो कॉमन सभा के सदस्यों से ही होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कम से कम लगभग 4 मंत्री जो है वो लॉर्ड सभा से नामित किए जाते हैं मंत्रिमंडल में। और खासकर लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको लॉर्ड चांसलर भी कहते हैं, वो तो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल का सदस्य ही माना जाता है। और मंत्रिमंडल जो है वो प्रदत्त व्यवस्थापन के संदर्भ में भी यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संदर्भ में भी लॉर्ड सभा कुछ जांच कर सकती है,
कुछ सुझाव दे सकती है। यद्यपि लॉर्ड सभा को मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंत्रिमंडल से मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। फिर उसके बाद आते हैं न्यायिक शक्तियां। अब न्याय के क्षेत्र में भी लॉर्ड सभा को कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में जो है कार्य किया जाता है लॉर्ड सभा। और लॉर्ड सभा जब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तब उसके सभी सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते, बल्कि उस समय 9 कानूनी विधि लॉर्ड सदस्य, विधि विशेषज्ञ, कानूनी लॉर्ड जिनको कहते हैं, तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में कुछ न्याय समिति के रूप में कार्य करती है। और लॉर्ड सभा का निर्णय अंतिम होता है, जिसे संसद के द्वारा के द्वारा ही बदला जा सकता है, अन्यथा निर्णय अंतिम होता है। इसलिए इसमें कोई न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। अब इससे स्पष्ट है कि न्यायिक शक्तियां लॉर्ड सभा की काफी महत्वपूर्ण है, कि लॉर्ड सभा का जो है वो न्यायिक शक्तियां वो कुछ मामलों में निर्णायक है। अब ये तो कुछ अधिकार थे लॉर्ड सभा के, लेकिन लॉर्ड सभा की जो है ना वो एक आलोचना भी की जाती है। लॉर्ड सभा की कई बार निरर्थक भी बताया जाता है। कुछ बिंदु हैं इसकी आलोचना के, जो आलोचक कहते हैं। खासकर ये कहा जाता है कि लॉर्ड सभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। आज की तारीख में, आज की स्थिति में, लोकतांत्रिक संदर्भ में क्या इसकी उपयोगिता है? तो इसलिए लॉर्ड सभा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है उसको अपन देखें। सबसे पहले, एक अलोकतांत्रिक संस्था, ये आरोप लगता है। लॉर्ड सभा निर्वाचित नहीं है, ये वंशानुगत है, ये मनोनीत है, ये पीयर सिस्टम से लाइफ लॉन्ग सदस्यता देता है, जीवन पर्यंत की सदस्यता देता है, इसलिए अलोकतांत्रिक है। और जब इसके अधिकार ही कम है, जब इसका विधि निर्माण, वित्तीय क्षेत्र में अधिकार ही कम है, तो ऐसे संस्था का क्या उपयोग है? ये अलोकतांत्रिक है। दूसरा है निहित स्वार्थों और की पूर्ति। अब लॉर्ड सभा में कुल मिलाकर अपने पसंद के लोगों को, कुलीन वर्ग को इसमें नामित कर दिया जाता है और अपने स्वार्थ के हिसाब से इसमें सदस्यों को नामित किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। इसलिए इसको धनिकों या अमीरों की संस्था भी कहा जाता है, जो कुलीन और उच्च वर्ग के लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है। और कई बार ये आरोप लगता है कि स्वार्थ के कारण राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल ऐसा करते हैं। इसलिए कार्टर कहता है कि लॉर्ड सभा केवल संपत्ति और विशेषाधिकार का ही प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि स्वयं संपत्ति और अधिकारों का भी गढ़ है ना। तो ये आरोप लगता है। फिर इसके बाद जो है वो कुल मिलाकर लॉर्ड सभा जो है वो दोषपूर्ण प्रक्रिया के तहत गठित किया जाता है। अब ये इस आधार पर आलोचना में कहते हैं कि लॉर्ड सभा की जो प्रक्रिया है वह एक महत्वहीन संस्था की तरह है। लगभग 1200 सदस्यीय संख्या वाले उस सदन की गणपूर्ति यानी कोरम 3 है, जबकि लोक जो कॉमन सभा है उसका कोरम 40 है। अब 1200 लगभग संख्या हो और 3 गणपूर्ति हो, कोरम हो, यानी वो आवश्यक बैठक बुलाने के लिए, तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। विश्व में कहीं भी किसी भी विधायी संस्था में इतना कम कोरम या इतनी कम धनपूर्ति नहीं है। इससे सदन का अनुशासन जो है वो कोई रह नहीं जाता कुल मिलाकर, और यह सदन एक मनमर्जी का सदन भी बन जाता है ना। फिर इसके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि ये विधायी और कार्यकारी शक्ति जो है वो न के बराबर है। खासकर 1911 और 1949 की बात तो संसदीय परंपराओं में लॉर्ड सभा संसदीय व्यवस्था में कुल मिलाकर बहुत महत्वहीन, शक्तिहीन है। तो ऐसे में इसकी क्या अनुपयुक्तता है? और इन आधारों पर जो है इसकी आलोचना की जाती रही है। यद्यपि खुद विंस्टन चर्चिल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि लॉर्ड सभा अप्रतिनिध्यात्मक, अनुत्तरदायी और एक अनुपस्थित संस्था है। लेकिन
कई जो संसदीय व्यवस्था के विचारक हैं वो लॉर्ड सभा की भूमिका की सराहना भी करते हैं, इसकी उपयोगिता भी दिखाते हैं। वो भी हमें अपने उत्तर में लिखना चाहिए एक छोटे से पैराग्राफ में पॉइंट वाइज। जैसे जो किसी अन्य देश में बाइकैमरल या द्विसदनीय व्यवस्थापिका में जिस प्रकार उच्च सदन निम्न सदन पर एक नियंत्रण रखता है उसकी स्वेच्छाचारिता पर, ऐसा लॉर्ड सभा भी कॉमन सभा के ऊपर एक नियंत्रण रखती है और अपने एडवाइस, अपने परामर्श वो सभी विधेयकों पर देती है और उसको पुनर्विचार के लिए भी लॉर्ड सभा कॉमन सभा को कह सकती है। और कुल मिलाकर विधायी कार्यों में कॉमन सभा के सहयोगी के रूप में भी इसकी भूमिका है। यह अड़ंगा या अवरोध लगाने की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आलोचना भी कॉमन सभा और खासकर सत्ताधारी दल को प्रस्तुत कर सकती है। और यह जनमत जो है ना उसको भी प्रभावित करने की कोशिश करती है। हालांकि इसके ऊपर बहुत विवाद है कि कुलीन तंत्रीय संस्था है, अमीरों की संस्था है या जनमत को वाकई में परिलक्षित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश व्यवस्था है जो परंपराओं अभिसमयों का सम्मान करता है वह लॉर्ड सभा में भी परिलक्षित होता है और इसलिए लॉर्ड सभा में समय समय पर सुधार भी हुए हैं। चाहे वो जो 1900 कई सुधार हुए हैं, जैसे 1869 का सैलिसबरी का प्रस्ताव, लॉर्ड लैंसडाउन की योजना 1909, संसदीय अधिनियम 1911, ब्राइस समिति के सुझाव 1918, लॉर्ड जॉर्ज की योजना 1922, लॉर्ड सैलिसबरी के प्रस्ताव पुनः 1932 और संसदीय अधिनियम 1945 और जो सर्वदलीय सम्मेलन 1949 था उसके द्वारा सुझाव। इन सभी सुझावों के बाद लॉर्ड सभा में काफी कुछ संशोधन हुए और उसको एक मात्र कुलीन तंत्रीय या मात्र निरर्थक संस्था की बजाय उपयोगी संस्था बनाने की ओर अग्रसर हुआ। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था अग्रसर हुई। 1968 में जो लेबर पार्टी थी उसने भी इसमें सुधार योजना प्रस्तावित की और 1958 में जो जीवन पर्यंत पीयर अधिनियम था वो आया। तो यहाँ तक कि सन 2000 में भी एक पीयरेज एक्ट आया, यानी लॉर्ड सभा के गठन के बारे में। तो ये सारे जो प्रयास थे कुल मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लॉर्ड सभा को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में एक सार्थक प्रासंगिक सदन के रूप में स्थापित करना था। जो अगली बार है वो हम देखेंगे कॉमन सभा। अब ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में कॉमन सभा इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है तो लोकसभा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से ब्रिटिश व्यवस्था में कॉमन सभा इंपॉर्टेंट है। तो अपन जो है इसको कॉमन सभा के बारे में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और जो पॉपुलर हाउस होता है किसी भी संसदीय व्यवस्था में उसकी भूमिका निर्णायक होती है। यह भी अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी जब अपन लॉर्ड सभा की पढ़ाई करने के बाद, लॉर्ड सभा का अध्ययन करने के बाद कॉमन सभा को देखेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कॉमन सभा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी भूमिका है उसकी। और लोकतंत्र जो है वो असल में उसी प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली संस्था में है, जैसा कि रूसो को कहा जाता है लोकप्रिय प्रजातंत्र, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक, वो परिलक्षित होता है इसमें।